हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोहित भी उसे अपनी दोनों बाहों में पकड़ लेता है और एक साथ उसके माथे और सिर पर कई बार किस करता है। रिया अपने स्वभाव के अनुसार कहती है, आई मिस यू सो मच डैडी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी मुझे बहुत याद किया। रोहित मुस्कुराकर रिया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, हाँ मैंने अपने प्रिंसेस को बहुत मिस किया। ऐसा कहकर वह उसे एक बार फिर से गले लगा लेता है और फिर रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी रिया रोहित के हाथों में से निकलकर अनिका से जाकर चिपक जाती है। रोहित रिया की हरकतों को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी करण गुलेरिया उन दोनों तक पहुंच जाते हैं। करण रोहित से हाथ मिलाकर गले लगने के बाद अनिका के सिर पर हाथ फेरते हैं। रोहित की निगाहें आर्यन और अलेक्जेंडर को ढूंढ रही थी। इस वक्त वह अपने तीनों बच्चों को एक साथ अपनी आंखों के सामने देखने के लिए तड़प रहा था। तभी उसे आर्यन और अलेक्जेंडर भी आते हुए दिखाई देते हैं। यह पहली बार था जब रोहित खुद आगे बढ़कर उन दोनों को एक साथ गले लगा लेता है और दोनों के माथे पर चूम लेता है। अनिका रोहित को ऐसे करते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह अच्छी तरह समझ पा रही थी कि रोहित पर उसे सरप्राइज गिफ्ट का कितना गहरा असर पड़ा है। एक तो पहले ही रोहित ने अपने बच्चों को कई दिनों से देखा नहीं था। वह जल्द जल्द से उन्हें मिलना चाहता था। रही सही कसर उस पार्सल गिफ्ट ने पूरी कर दी थी। अब रोहित अपने बच्चों के लिए बेचैन हो चुका था। रोहित के बाद अनिका भी अपने दोनों बेटों को प्यार करती है। इसके बाद धीरे धीरे चलते हुए सभी अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते चलते कर्ण रोहित और अनिका को शकुंतला और श्रवण की करिस्तानी के बदले में उन्हें दिए गए दंड के बारे में बता देता है, ताकि वह दोनों शकुंतला और श्रवण के लिए कोई और नया दंड तय ना कर दे। अपनी बात को कहने के बाद कर्ण कहता है, वैसे उन्हें अपने किए की सजा मिल गई है, बाकी तुम लोगों को जो सही लगे वही करो। कुछ ही देर में वह सभी अंदर पहुंच जाते हैं और आपस में एक दूसरे से मिल लेने के बाद अपनी अपनी खुशी जताते हुए वहीं हॉल में ही गपशप करने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। नंदनी अनिका से कहती है, हमने प्रीति के लिए उसकी सगाई पर पहनने के लिए 2 ड्रेस फाइनल किए हैं, उनमें से तुम देखकर बताओ कि तुम्हें कौन सी पसंद है। ऐसा कहकर वह एक फाइल अनिका की तरफ बढ़ा देती है। अनिका फाइल को हाथ में लेकर बिना देखे ही बंद कर देती है और कहती है, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह सब मैं खुद देख लूंगी। आप सब बस अपनी अपनी ड्रेस के बारे में सोचिए। इस पर नंदनी झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहती है, मैं अभी कह देती हूँ, यह सब बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरी होने वाली देवरानी की ड्रेस मैं ही फाइनल करूंगी और वह गुलेरिया हाउस से ही जाएगी। नंदनी के ऐसा कहने पर सभी हंसने लगते हैं। श्रवण और शकुंतला भी वहीं मौजूद थे। यह सुनकर शकुंतला के मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, प्रीति की सगाई। अनिका बिना किसी हाव भाव के गंभीर होकर शकुंतला और श्रवण की तरफ देखते हुए जवाब देती है, हाँ प्रीति की सगाई मेरे भाई ओमकार गुलेरिया के साथ होने वाली है। हम दोनों यहाँ पूरे परिवार को उसी का इनविटेशन देने आए हैं। आपको भी इसीलिए यहाँ बुलाया है। वैसे आपको किसी तरह की तैयारी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वह सब हम खुद देख लेंगे। आप बस तैयार होकर सही समय पर आ जाइएगा, यदि आप आना चाहें तो। वैसे आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। होने वाले वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए माता पिता का होना अच्छा माना जाता है। फिर अनिका करण की तरफ देखते हुए आगे कहती है, बाकी ओमकार हमेशा पापा के साथ रहता है, वह भी उसके लिए पिता के ही बराबर है। आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके सभी संस्कार पापा के हाथों संपन्न होंगे। यह सुनकर दोनों पति पत्नी का चेहरा उतर जाता है। उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके सिर पर ऐसी बिजली गिरने वाली है। अब रोहित मारवा बड़े ही एटीट्यूड से अपने ही स्टाइल में उन दोनों को घूरते हुए कहता है, आज से ठीक 5वें दिन यह सगाई मारवा हाउस में होगी। शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग इस रस्म का हिस्सा होंगे। याद रहे, इन दोनों की शादी के वक्त प्रीति का कन्यादान खुद रोहित मारवा करने वाला है। इसीलिए अपने दिमाग का थोड़ा आराम दें और अच्छे माता पिता की तरह व्यवहार करें, वरना आगे आप जानते ही हैं। रोहित की मीठी धमकी सुनकर श्रवण और शकुंतला दोनों के शरीर का खून जम जाता है। उनके मन में डर पैदा हो जाता है। वह अच्छी तरह समझ चुके थे कि गुलेरिया परिवार के साथ साथ मारवा परिवार भी उनके खिलाफ हो चुका है। ऐसी स्थिति में उनका एक भी गलत कदम उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा रोहित मारवा का प्रीति का कन्यादान करने का मतलब था
एक तरीके से रोहित मारवा ने उसे अपनी बहन मान लिया है और रोहित की बहन के खिलाफ कदम उठाना मतलब मौत की ओर जाना था। अब कुछ पलों के बाद श्रवण और शकुंतला खुद को संभालते हुए झूठी हंसी दिखाते हुए कहते हैं, हमारे इकलौते बेटे की सगाई है, भला हम कैसे पीछे रह सकते हैं। हम भी आएंगे और अपने रिश्तेदारों व दोस्तों को भी साथ ले आएंगे। आप सभी चिंता मत कीजिए, हम सभी सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए अच्छा वक्त बिताते हैं। अंत में खाना पीना आदि हो जाने के बाद अनिका और रोहित दोनों गुलेरिया हाउस से जाने के लिए उठ खड़े होते हैं। रोहित और अनिका बच्चों से उनके साथ वापस मारवा हाउस चलने के लिए पूछते हैं तो रिया अपने प्यारे से चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर रोहित से कहती है, डैड, हम तीनों बाकी सभी के साथ सगाई वाले दिन ही आ जाएंगे। प्लीज डैड, सिर्फ 2-3 दिन की ही तो बात है, वैसे भी हम यहाँ बहुत दिनों बाद आए हैं। तभी अनिका रिया से कहती है, क्या तुम्हें सगाई के लिए तैयारी नहीं करनी? इससे पहले कि रिया कुछ कहती, श्रेया जवाब देते हुए कहती है, यहाँ हमारे बच्चों को किस चीज की कमी है। रिया और सभी बच्चे सगाई की तैयारी यहीं कर लेंगे। तभी करण, नंदनी और बाकी घर के लोग अनिका और रोहित से कहते हैं, रिया सही कह रही है, वह हमारे साथ ही आ जाएगी। एक तो कभी भी तुम दोनों हमारे साथ यहाँ नहीं रुकते, कम से कम बच्चों को तो रुकने दो। रोहित मुस्कुराकर रिया की तरफ हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। सभी बच्चे अपने दोनों हाथ ऊपर करके शोर मचाते हुए अपनी खुशी जताने लगते हैं। कुछ ही देर में रोहित और अनिका अपने सिक्योरिटी गार्डों की गाड़ियों के काफिले के साथ मारवा हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद घर के सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इस वक्त श्रवण और शकुंतला सबसे पीछे खड़े थे। ठीक इसी वक्त करण श्रवण और शकुंतला को वहीं रोकते हुए कहते हैं, तुम दोनों यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनने के बाद बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। श्रवण और शकुंतला वहीं खड़े होकर करण के बोलने का इंतजार करते हैं। करण अपने दोनों हाथ पीछे कर लेता है और बिना उनकी तरफ देखे उन्हें मीठी धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने सभी कुछ ठीक तरीके से किया और अपनी तरफ से किसी भी तरह की अड़चन पैदा करने की कोशिश नहीं की तो तुम्हारी इसी परफॉर्मेंस के आधार पर तुम्हारे लिए तय की गई इनकम को 5% बढ़ा दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी गलती हुई तो उनमें से 5% की कटौती समझो। ऐसा कहने के बाद करण बिना रुके अंदर की ओर चला जाता है। शकुंतला और श्रवण एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। इसके बाद वह दोनों अंदर जाने की जगह पर अपने बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। वह अच्छी तरह जानते थे कि यहाँ पर रुकने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं है। बेहतर यही था कि इस मुद्दे पर वह दोनों आपस में बात करके शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माता पिता की तरह सगाई में भाग ले। मारवा हाउस। अनिका ने मारवा हाउस पहुंचने से पहले ही प्रीति और कौटिल्य को मैसेज करके मीटिंग हॉल में पहुंचने के लिए कह दिया था। मैसेज मिलते ही प्रीति और कौटिल्य अपने अपने काम को छोड़कर मीटिंग हॉल की तरफ निकल पड़े। प्रीति के पास कुछ फाइलें थी जबकि कौटिल्य की फाइलें उसके लैपटॉप में थी। वह भी अपना लैपटॉप लेकर मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है। दोनों अनिका का इंतजार करने लगते हैं। ठीक इसी वक्त अनिका और रोहित भी मारवा हाउस पहुंच जाते हैं। अपनी गाड़ी से बाहर आने के बाद अनिका रोहित का साथ आने के लिए कहती है। रोहित भी बिना कुछ पूछे उसके साथ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह दोनों मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। प्रीति और कौटिल्य वहां पहले से ही मौजूद थे। अनिका और रोहित को देखते ही वह दोनों अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अनिका उन्हें अपने हाथ का इशारे से बैठे रहने के लिए कह देती है। अनिका और रोहित भी उनके सामने की तरफ अपनी अपनी जगह पर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। अब अनिका प्रीति से पूछती है, क्या उसे होश आया? उसकी कंडीशन अब कैसी है? प्रीति जवाब देती है, उसे अभी होश नहीं आया है। उसकी कंडीशन पहले से ठीक है, वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश में आने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा। अब अनिका के चेहरे पर गंभीरता दिखाई देती है और वह कहती है, मुझे उसकी जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह उसे होश में लाओ और उससे जितनी ज्यादा हो सके जानकारी हासिल करो। और इन सबसे जरूरी बात, उसके मदद से उस लक्ष्यों का स्केच तैयार करवाओ। उस स्केच को तैयार करने में तुम्हारी मदद कौटिल्य करेगा। फिर कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, कौटिल्य क्या तुम यह कर पाओगे? कौटिल्य अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, सॉफ्टवेयर के इस जमाने में मेरे लैपटॉप के लिए यह कोई बड़ा काम नहीं, मैं उसका स्केच तैयार कर दूंगा। अब अनिका आगे कहती है, अगर सिर्फ यही एक जरिया है सच जानने का तो मुझे हर हाल में वह लक्ष्य चाहिए और जल्द से जल्द। एक पल रुकने के बाद अनिका प्रीति के चेहरे की तरफ देखकर कहती है, अपने दिल को थोड़ा मजबूत बनाओ
और खासकर इमोशनली स्ट्रांग बनो। अगर तुम्हें लगता है कि यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा तो अभी कह दो, भूमिका इस काम को बड़ी ही आसानी से कर लेगी। अब प्रीति जवाब देती है, अनिका दी, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं, मैं डॉक्टर हूँ, इमोशनली वीक नहीं हो सकती। पिछली बार मैं सिर्फ इसलिए कमजोर पड़ गई क्योंकि मेरे सामने एक कम उम्र की लड़की थी जिसकी अपनी दुख भरी दास्तां थी और हमारे दुश्मन के हाथों मिसगाइड हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं मेरी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। उनके लिए हमारे घर के छोटे बच्चों की भी जिंदगी के लिए कोई मायने नहीं है, तो फिर मेरे लिए उनके किसी भी आदमी या औरत का कोई भी मूल्य कैसे हो सकता है। आप चिंता मत करें, जितना जल्दी हो सकेगा मैं इस काम को पूरा कर दूंगी। इसके लिए भूमिका दी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब अनिका प्रीति से आगे कहती है, विशु की रिपोर्ट में अब तक क्या कोई प्रोग्रेस हुई है? प्रीति जवाब देती है, हाँ अनिका दी। ऐसा कहकर वह अपने साथ लाई हुई फाइलों को, जिन्हें उसने अपने सामने रखा हुआ था, उठा लेती है और अपनी जगह से खड़े होते हुए उन फाइलों को उठाकर अनिका के पास ले जाती है। अनिका कुछ ही देर में फाइल के सभी पेजों को पलट देती है। सभी फाइल्स को पढ़ने के बाद अनिका कहती है, अगर मैं सही हूँ तो सौम्या हमारे दुश्मनों के लिए काम करती है। सौम्या की कमजोरी विशु है। विशु हमारे पास है। हमारे पास से विशु को ले जाना उनके लिए नामुमकिन है। इसीलिए अब वह विशु की ही तरह कोई दूसरा टारगेट ढूंढेंगे।